धीरे धीरे मैं उसके करीब आता गया, या यह कहना उचित होगा कि वह मेरे ज़्यादा करीब आता गया। मुझे उसके घर परिवार के विषय में अनेक बातों का ज्ञान होता गया। संक्षेप में, वह घर में अपने आप को बड़ा उपेक्षित सा महसूस करता था। शायद मेरी आत्मीयता का सहारा पा वह थोड़ा आश्वस्त सा हुआ था, क्योंकि अब उसके व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन होने लगे थे। नमस्कार मित्रों, आज हम अशोक कुमार श्रीवास्तव की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है बिखराव। मित्रों, कहानी में प्रवेश करने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज फिर मनीष को उस लड़के ने मारा है। पत्नी कुछ काम करते हुए बोली। पिछले कई दिनों से मनीष शिकायत कर रहा है कि 8वीं कक्षा का कोई छात्र उससे जबरदस्ती लड़ने की कोशिश करता है। कभी आते जाते धक्का दे देगा या फिर गाली गलौज करेगा। पूछने पर मनीष उस लड़के का नाम न बता पाया, पर उसके आकार प्रकार के वर्णन से पत्नी ने समझ लिया कि वह सादिक ही होगा। तुम उस लड़के को पहचानते हो? मैंने मनीष से पूछा। हाँ, मैं उसे पहचान लूँगा, मनीष बोला। तुम हेडमास्टर से शिकायत करो और सारी घटना उन्हें बता दो, मैंने पत्नी से कहा। नहीं, मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। हेडमास्टर कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप ही थोड़ा जल्दी स्कूल आ जाइए और हेडमास्टर से एज ए पेरेंट्स शिकायत कीजिए। अपने सामने उसे बुलवाकर अच्छी तरह समझा दीजिए कि आगे से फिर कभी ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। सारी बातें उससे लिखित में मांगिए कि कब कब उसने क्या क्या किया, और यह भी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। पत्नी ने अपनी राय दी। तुम बेकार में लड़कों से इतना पंगा क्यों लेती हो? साले काम करें या न करें, तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाती हो? और भी तो बहुत से टीचर हैं, लड़के पढ़ें या न पढ़ें कोई चिंता नहीं करता। पढ़ाना तुम्हारा काम है, पढ़ा दिया करो। कोई होमवर्क करे या न करे, पीछे मत पड़ा करो। जो लड़का काम लाए चेक कर दो, न लाए तो कहो बेटा कल ले आना। लाए तो ठीक, न लाए तो अपनी बला से। अब तो मैंने भी कहना छोड़ दिया है। यह तो हेडमास्टर ने ही कहा था कि जो लड़के काम करके न लाए उनका नाम मुझे दे दो, तो मैंने सादिक, चेरियन और मोहसिन का नाम दे दिया था। हेडमास्टर ने स्वयं ही उन्हें बुलाकर उनकी कॉपी देखी। काम पूरा था नहीं तो अपने ऑफिस के सामने ही उन्हें नील डाउन करवा दिया और कहा कि जब तक काम पूरा करके नहीं दिखा दोगे यहीं ऐसे ही रहोगे। चेरियन ने आधे घंटे के अंदर ही काम कर लिया। हेडमास्टर ने उसकी कॉपी देखने के लिए मुझे दे दी थी। जब मैंने हेडमास्टर को बताया कि काम पूरा हो गया है, तब उन्होंने उसे क्लास में बैठने की अनुमति दी। बाकी दोनों लड़के पिछले 2 दिनों से पहले से लेकर 8वें पीरियड तक वही नील डाउन करते हैं। कुल आधे घंटे का काम है, करते ही नहीं। क्लास में जितनी देर बैठेंगे शरारत करते रहेंगे, कागज का बॉल बनाकर फेंकेंगे या फिर बात करते रहेंगे। एक बार तो मिसेस खन्ना की क्लास में पेपर मिसाइल बनाकर रबर बैंड से ऐसा फेंका कि बेचारी की आंख में लगते लगते बचा। क्लास में कोई लड़का इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। हेडमास्टर ने कई बार इनके पेरेंट्स को अपने ऑफिस से फ़ोन किया और कहा कि आकर सभी टीचर्स से मिल लें, लेकिन लगता है जैसे किसी को चिंता ही नहीं। कुछ दिन बाद सभी चुप्पी साध लेते हैं। अच्छा, तुम ठीक से पता तो लगा लो कौन सा लड़का है। मैं आऊँगा तो हेडमास्टर से बात कर लूँगा। आप घर से कितने बजे निकलते हैं? 12:30 तक, और 12:45 तक स्कूल पहुँच जाता हूँ। ठीक है, उस समय तक मैं पता लगा लूँगी कि कौन लड़के हैं, कहते हुए पत्नी स्कूल चली गई। पत्नी के जाने के बाद मैं बिस्तर से उठा, कमरे को थोड़ा व्यवस्थित कर बाथरूम में घुस गया। नित्य कर्म से फरागत हो चाय बनाई, अखबार हाथ में ले टीवी ऑन किया और कुर्सी पर बैठकर चाय के साथ टीवी और अखबार दोनों देखने लगा।
लेकिन मन अनमनस्क सा था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। पत्नी सुबह की पाली में जूनियर माध्यमिक छात्रों को और मैं दोपहर की पाली में उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाता हूँ। मनीष अभी अपने माँ के ही साथ विद्यालय आता जाता है। पत्नी अगर किसी लड़के के साथ कुछ कड़ाई से पेश आती है तो वे अपना गुस्सा मनीष पर उतारने की कोशिश करते हैं। यद्यपि ऐसा कम ही होता है, फिर भी मानसिक शांति को भंग करने के लिए दो एक घटनाएं ही काफी होती हैं। अक्सर यह सोचकर कि टीचर का बच्चा है, कहीं बात का पतंगड़ न बने, इन घटनाओं को इग्नोर ही कर देता था। लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। विद्यालय पहुंचकर मैं सीधा हेडमास्टर से मिलने बॉयज ब्लॉक में पहुंच गया। हेडमास्टर के कमरे में झांका तो पता चला कि वे ऑफिस में नहीं हैं। मैंने सोचा क्या पता राउंड पर निकले हों। इस बीच पत्नी से मिलकर उस लड़के का नाम जान लेने की इच्छा से मैं स्टाफ रूम की ओर बढ़ा। पत्नी ने शायद मुझे आते हुए देख लिया था। मेरे कमरे से निकलते ही वह मिल गई। मैंने पता कर लिया है, सादिक और मोहसिन ही थे। पत्नी ने मुझे देखते ही बताया, तुमने उनसे बात की? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। एक दूसरे लड़के से पता किया है जो उसी क्लास में पढ़ता है। उस लड़के का नाम नहीं आना चाहिए, इसी शर्त पर उसने हमें उनका नाम बताया है, नहीं तो वे दोनों उसे भी तंग करेंगे। हेडमास्टर कहाँ गए? कमरे में तो है नहीं। अभी दुलारी से पता करती हूँ, कहते हुए पत्नी दूसरी ओर चली गई। थोड़ी ही देर में वह वापस भी आ गई। पता चला इस समय हेडमास्टर रोज लंच के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें सीनियर छात्रों की कुछ कक्षाएं लेनी होती हैं। क्लास टीचर से बात करें, मैंने पत्नी की राय जाननी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, क्लास टीचर को तो वे कुछ समझते ही नहीं, पत्नी ने उत्तर दिया। तो फिर कल देखेंगे, मैंने कहा और अपने ब्लॉक की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में ग्राउंड के पास मुरलीधर मिल गया। मुरलीधर स्कूल का पीटीआई है। मुझे देखते ही बोला, नमस्कार दादा, इधर कैसे? बस ऐसे ही, डिसूजा हेडमास्टर से मिलना था, लेकिन वह अपने चेंबर में नहीं है। कोई खास बात? मुरली ने उत्सुकता व्यक्त की। अरे कोई लड़का है, पत्नी ने किसी बात पर उसे कुछ डांटा धमकाया होगा। अब वह मनीष से इसका बदला लेना चाहता है। पिछले 2 दिनों से वह मनीष को परेशान करता है। कौन है, हमें बताओ, ठीक कर देते हैं साले को। बहुत कोशिश करने पर भी नाम याद न आया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 8वीं कक्षा का कोई लड़का है, पत्नी जानती है, कहता हुआ मैं अपने ब्लॉक की ओर चल पड़ा। शाम को टेनिस खेलते समय डिसूजा से मुलाकात हो गई। मन में विचार आया कि यही बात कर लेता हूँ। फिर सोचा यहाँ बात करके क्यों मूड खराब किया जाए। मैं इसी दुविधा में था कि डिसूजा पास आकर बैठ गया। बातों ही बातों में मैंने सुबह उसके ऑफिस में जाने की बात बताई तो उसने पूछा, समथिंग सीरियस? आई वांटेड टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विद यू। थैंक यू वेरी मच। आफ्टर स्कूल नो प्रॉब्लम्स। मुझे भी उस समय बात करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा अब कल ही बात करूंगा। शाम को घर पहुंचने पर गैलरी में शरण मिल गया। थोड़ी व्यवस्था है मेरे पास, चलेगी क्या? ठीक है, बनाओ छोटा सा, आप चेंज कर लो, फिर ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं, कहता हुआ शरण अपने कमरे में हो लिया। शरण मेरे साथ ही रहता है। उसने पिछले वर्ष ही विद्यालय एक पीजीटी के रूप में ज्वाइन किया था। फिर भी मुकद्दर कहो, योग्यता या कुछ और, आज वह सीनियर लड़कों के शिफ्ट में सुपरवाइजर है और उसकी पत्नी सुबह की पाली में पीजीटी। स्नान करके फ्रेश होने के बाद मैं ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। शरण अपने कमरे में ही था, शायद रिपोर्ट कार्ड साइन कर रहा था। मुझे देखते ही ड्राइंग रूम में आ गया और बोला, कुछ रिपोर्ट कार्ड थे, पहले सोचा था कल जल्दी स्कूल जाकर साइन कर दूंगा, फिर सोचा क्यों जल्दी जाने का झंझट पाला जाए, इसलिए साथ लिए आया था।
अभी निपटा दिया है, सुबह मानसी लिए जाएगी। वीपी साइन कर लेगा तो पहले पीरियड में ही बढ़ जाएगा, नहीं तो देर हो जाती है और बेकार में लड़के अपना टाइम खराब करते हैं। काफ़ी देर तक गपशप चलती रही। बातों ही बातों में मैंने सुबह की घटना का जिक्र छेड़ दिया। शरण सुनते ही अपने आपे से बाहर हो गया। उनकी यह हिम्मत, पकड़ ले कॉलर, 4 लगाना था, दिमाग ठिकाने आ जाता। मैं तो कहता हूँ 2-4 लड़कों को स्कूल से बाहर कर दिया जाए तो स्कूल का डिसिप्लिन दुरुस्त हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी बला एक दूसरे पर टालते रहते हैं। कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे पेरेंट्स नाखुश हो जाएगा, बोर्ड मेंबर और मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगा। टीचर की तो कोई सुनता ही नहीं। अभी किसी पेरेंट्स की शिकायत आ जाए टीचर के खिलाफ, फिर देखो कैसे सबके सब एक्टिव हो जाएंगे। अपने चेंबर में तलब करके उसके सारे मॉरल समझाए जाएंगे। आधुनिक शिक्षा एवं तकनीक की दुहाई देकर अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की सलाह दी जाएगी। साथ ही उठते समय हाथ में एक मेमो भी पकड़ा देंगे। बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, इस कला में टीचर को छोड़कर बाकी सबको महारत हासिल है। यहाँ पेरेंट्स भी अजीब हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। बच्चे को स्कूल भेजकर जैसे वे अपने कर्तव्यों से उड़ेड़ हो जाते हैं। स्वयं चाहे 10वीं फेल हो, लेकिन टीचर को क्या करना चाहिए यह बात उसे समझाना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ये इतने परेशान रहते हैं कि बच्चा 8वां पास हुआ नहीं कि उसकी मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग की सीट रिजर्व। बच्चे की रुचि एवं उसकी इच्छा की जैसे कोई अहमियत ही नहीं। बच्चे में काबिलियत क्या है, इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं सोचना। बच्चे पेरेंट्स के इस एक्सपेक्टेशन के कारण फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं और कभी कभी रिबेलियस भी हो जाते हैं। तब माँ बाप की अवज्ञा में ही उन्हें आनंद मिलने लगता है। ऐसे में लड़के अक्सर क्लास बंक करके मैदान में खेलते रहते हैं। अगर जबरदस्ती सख्ती करके इन्हें कक्षा में बैठने के लिए मजबूर किया जाए तो इनका सब विद्रोह क्लास में भी प्रकट होने लगता है। ऐसे लड़के पढ़ाई के अलावा कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे पास ऐसे न जाने कितने केस हैं जिसमें पेरेंट्स आकर बच्चे की शिकायत करते हैं कि प्लीज इसे कुछ समझाइए। अपनी माँ को तो कुछ समझता ही नहीं, मारने तक के लिए हाथ उठा लेता है। अब तो इसकी माँ घर में अकेले रहने से डरती है, मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसे में जब मैं कहता हूँ कि आप बैठे, मैं आपके सामने ही उसे बुलाता हूँ, तो कन्नी काट जाते हैं। कहते हैं नो नो प्लीज डोंट कॉल हिम इन फ्रंट ऑफ अस। उसे तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने उसकी शिकायत की है। आप बस अपने स्तर पर उसे समझाने की कोशिश करें। मैं शरण की बातों की सच्चाई परखता रहा, कहीं से भी तो गलत नहीं कह रहा था। वैसे भी दारू पीकर आदमी सच ही बोलता है। मैंने सोचा चलो इसी बहाने शरण को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। शरण अपनी रौ में बहा ही जा रहा था, लेकिन भाई साहब आज 12 साल हो गए इस प्रोफेशन में, ऐसा यही देखा है। दिल्ली में था, क्या धांसू प्रिंसिपल था। अपने टीचर की शिकायत तो वह सुन भी नहीं सकता था, उन पर जान देता था। एक बार की बात है, किसी टीचर ने एक लड़के की पिटाई कर दी। उस लड़के का बाप शायद मिनिस्ट्री में काम करता था। दूसरे दिन लड़के को लेकर पहुंच गया सीधा प्रिंसिपल के चेंबर में और जोर जोर से चीखने लगा, यही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? देखिए आपके टीचर ने क्या किया है, बच्चे का पूरा मुंह सूज गया है। आप उस टीचर के खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। बोला, आप कह चुके जो आपको कहना था, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर टीचर ने मारा है तो कोई कारण अवश्य ही रहा होगा। उसकी आपके बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं। जो कुछ भी उसने किया है वह आपके बच्चे की भलाई को ध्यान में रख कर ही किया होगा, लेकिन इस तरह जानवरों की तरह मारना कोई इलाज नहीं है। और भी अनेक तरीके हैं,
बच्चों को सुधारने के। देखिए, मुझे मत समझाइए कि हमें क्या करना है। मेरे स्कूल में वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर आपको मेरा स्कूल पसंद नहीं है तो अभी व्यवस्था करवाता हूँ। इतना कहकर उसने घंटी बजाई। चपरासी के अंदर आते ही बोला, देखो, साहब को बड़े बाबू के पास ले जाओ और उनसे कहो इनके बच्चे की टीसी तैयार कर दें। टीसी की बात सुनते ही उस पेरेंट्स की हालत खराब हो गई। दिल्ली जैसे शहर में मिड टर्म में एडमिशन कौन देगा। तुरंत ही लेवल में आ गया। बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। स्कूल आपका बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया है। तो फिर आप निश्चिंत होकर घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। उसके बाद यह पेरेंट्स सॉरी सर कहता हुआ बाहर निकल गया और फिर कभी भी मिनिस्ट्री की धौंस देने नहीं आया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ना। यहाँ तो स्कूल को दुकान बनाकर रख दिया है। यहाँ स्कूल लोगों ने पैसा कमाने के उद्देश्य से खोल रखा है, न कि शिक्षा के प्रसार के लिए। काफी देर तक यूं ही बातें होती रहीं। बाद में भोजन के बाद हम अपने अपने कमरे में हो लिए। दूसरे दिन स्कूल पहुंचते ही नोटिस मिला कि वाइस प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। डिसूजा को भी मीटिंग अटेंड करना था। मैं मीटिंग से पहले ही डिसूजा से मिल लेना चाहता था, अतः तुरंत उसके चेंबर की ओर चल पड़ा। डिसूजा अपने चेंबर में ही था। मैंने हेलो कहा और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे कुर्सी पर बैठते ही डिसूजा बोला, वी हैव ए मीटिंग विद वाइस प्रिंसिपल नाउ। मैंने हाँ में उत्तर देते हुए बताया कि अभी थोड़ा समय है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जल्दबाजी में अपनी समस्या पर बात करना उचित होगा कि नहीं। तभी डिसूजा बोला, कल आप कुछ बात करना चाह रहे थे ना। मैंने दोनों लड़कों को बुलाया था। अभी ही वे दोनों अपनी कक्षा में गए हैं। पहले तो वे कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने अपने तरीके से पूछा तो सब उगल दिया। बट दिस इज टू मच। यस यस, आई नो, आई हैव कॉल्ड देयर पेरेंट्स। एक पेरेंट्स तो फोन पर ही अपने लड़के के व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। तब मैंने उससे कहा कि आप स्वयं आकर टीचर से मिल लें, वह कल आएगा। आपको शायद पूरी बात का पता ही नहीं। ये लड़के प्रिंसिपल के पास लिखित शिकायत करने की प्लान बना रहे थे। सादिक तो खुर्राट है, कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहसिन से जब मैंने अकेले में बात की तो रो पड़ा। कहने लगा कि सादिक के जबरदस्ती करने पर ही उसने ऐसा किया। यदि वह ऐसा न करता तो शायद सादिक ने उसे मारने की धमकी दी थी। मोहसिन ने अपना काम भी पूरा कर लिया है, लेकिन सादिक ने जबरदस्ती उसकी कॉपी अपने पास रख रखी है और कहता है कि मेरा काम भी तुम पूरा करो, फिर दोनों अपना अपना काम साथ साथ दिखाएंगे। यह तो दादागिरी हो गई। मीटिंग का समय हो रहा था, अतः मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। डिसूजा भी कुर्सी से उठते हुए बोला, यस यस, और उसे अगर देखे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। कुल 3.5 फुट का दुबला पतला लड़का है और स्कूल के सभी अध्यापक उससे परेशान रहते हैं। 2-1 बार पेरेंट्स से शिकायत की गई, लेकिन कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। इसलिए इस बार मैंने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। ऐसे ही बात करते करते हम वाइस प्रिंसिपल के चेंबर तक पहुंच गए। मीटिंग के बाद डिसूजा लंच के लिए चला गया और मैं अपने ब्लॉक की ओर निकल आया। शायद हमारी पूछताछ का ही असर था कि उस दिन के बाद से उन लोगों ने मनीष को तंग करना छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मनीष ने कभी शिकायत नहीं की। मैंने भी डिसूजा से आगे कोई पूछताछ करना उचित नहीं समझा। उसने अपने स्तर पर अपने ढंग से समस्या का समाधान किया होगा। पत्नी ने भी फिर कभी सादिक का जिक्र नहीं किया। समय के साथ सभी उस घटना को भूल गए। नया सत्र शुरू हो गया था। 9वीं कक्षा इस बार मुझे पढ़ाने को मिली थी। कक्षा में कुल 19 छात्र थे। पहले दिन कक्षा में छात्र परिचय हो रहा था। अपना अपना परिचय देते हुए सभी छात्रों ने अपना नाम बताया। जब एक छोटे से लड़के ने
अपना नाम सादिक बताया तो मुझे वह घटना याद आ गई। बाद में मैंने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो सादिक का चेहरा उतर सा गया। शायद उसे भी यह घटना याद आ गई थी। उसके बाद से वह कक्षा में सहमा सहमा सा रहता, बोलता भी बहुत कम था। एक दिन कक्षा के बाद उससे कुछ आत्मीयता बनाने की गरज से मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है समझ में आता है या नहीं? यस सर, कहते हुए उसने सिर हिलाया। देखो, कभी कोई कठिनाई हो या कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लिया करो। ओके सर, कहता हुआ वह अपनी कक्षा में चला गया। कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया। धीरे धीरे मैं उसके करीब आता गया, या यह कहना उचित होगा कि वह मेरे ज़्यादा करीब आता गया। मुझे उसके घर परिवार के विषय में अनेक बातों का ज्ञान होता गया। संक्षेप में वह घर में अपने आप को बड़ा उपेक्षित सा महसूस करता था। शायद मेरी आत्मीयता का सहारा पा वह थोड़ा आश्वस्त सा हुआ था, क्योंकि अब उसके व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन होने लगे थे। उसकी उदंडता गायब हो गई थी और वह कक्षा में पहले से अधिक ध्यान देने लगा था। अन्य अध्यापकों ने भी उसके इस परिवर्तन को नोटिस किया। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे उस दिन हुआ जब पूर्व सत्र परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार हो रहे थे। कुछ ही अंकों से उसकी तीसरी पोजीशन रह गई थी। मैंने उसे पास बुलाकर बधाई दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और बोला, थैंक यू सर। मैं सोच रहा था कि प्रत्येक बेल को ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वह सहारा चाहे घर में हो या फिर बाहर, अन्यथा बेल धरती पर ही आश्रय की तलाश में इधर उधर बिखरती चली जाती है और लोगों के पैरों से रौंद उठती है। तब वह फलने फूलने से पहले ही असमय नष्ट हो जाती है। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।